Welcome dear students. Now in this video lecture, we are going to talk about cell interactions. Cell interactions मतलब कि सेल किस तरीके से दूसरे सेल के साथ और अपने मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करता है। तो बात करते हैं सेल इंटरेक्शंस की। सेल इंटरेक्शंस दैट मीन्स कि सपोज ये दो सेल्स हैं, these are two cells. हर सेल अपने मैट्रिक्स के ऊपर सिचुएटेड रहता है। तो ये जो एरिया है, दिस रिप्रेजेंट्स मैट्रिक्स ऑफ द सेल, राइट। सेल ए का मैट्रिक्स और सेल बी का मैट्रिक्स हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। सेल ए बेसिकली मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड रहता है और साथ ही साथ अपने बेसल लैमिना के साथ भी। तो यहाँ पर हमने येलो कलर से बेसल लैमिना दिखाया है और अब हम दिखाने जा रहे हैं उसका मैट्रिक्स। सराउंडिंग ऑफ द सेल इज नोन एज मैट्रिक्स। तो ये ग्रीन कलर से हमने जो शो किया है दैट इज मैट्रिक्स, ओके, दैट इज मैट्रिक्स। और येलो कलर से जो हमने शो किया है दैट इज द बेसल लैमिना। बेसल लैमिना इज द एरिया वेयर सेल इज सिचुएटेड, इसको हम बेसल लैमिना कहेंगे, जिसके ऊपर सेल बैठा हुआ रहता है और ये उसके सराउंडिंग का मैट्रिक्स हो गया। तो इसको भी हम मैट्रिक्स में ही लेंगे, बेसल लैमिना और मैट्रिक्स को एक ही समझेंगे। हालांकि वो दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन सेल के सराउंडिंग में बेसल लैमिना भी रहता है और मैट्रिक्स भी रहता है। तो सेल कुछ ऐसे प्रोटीन्स एक्सप्रेस करता है जिसकी वजह से वह मैट्रिक्स के साथ भी एसोसिएटेड रहेगा और बेसल लैमिना के साथ भी एसोसिएटेड रहेगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमने कुछ ऐसे प्रोटीन्स दिखाए हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं सेल को बेसल लैमिना और मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होने के लिए। और साथ ही साथ एक सेल दूसरे सेल के साथ, एक सेल दूसरे सेल के साथ एसोसिएट हो रहा है यहां पर थ्रू सम प्रोटीन्स। यहां पर हम देख सकते हैं कि एक सेल दूसरे सेल के साथ एसोसिएट हो रहा है, राइट, थ्रू सम प्रोटीन्स। तो जब सेल अपने मैट्रिक्स के साथ या बेसल लैमिना के साथ एसोसिएट होता है तो उसको हम सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन कहते हैं। और जब एक सेल दूसरे सेल के साथ एसोसिएट होता है तो उसको हम सेल सेल इंटरेक्शन कहते हैं। अगर इंटरेक्शन यहां पर होगी, यहां पर बिटवीन द सेल एंड द मैट्रिक्स, then we say that it is cell matrix interaction. And if the interaction is between one cell and other cell, then we say that this is cell cell interaction. So on the basis of whether interaction is between two cells or the matrix, there are two types of cell interactions: cell cell interaction and cell matrix interaction. तो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर हो रही है सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन, राइट। और यहां पर हो रही है सेल सेल इंटरेक्शन, राइट, सेल सेल इंटरेक्शन होगी। So there are various types of cell cell interactions like adherence junction, desmosomes, gap junctions, tight junctions, and plasmodesmata. Adherence junctions, desmosomes, gap junction, tight junction, plasmodesmata. Adherence junction में
एक सेल दूसरे सेल के एक्टिन फिलामेंट के साथ एसोसिएट होता है। इस सेल के अंदर का एक्टिन इस सेल के अंदर के एक्टिन के साथ एसोसिएट होता है थ्रू सम एडेजन प्रोटीन। डेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट एसोसिएट होती है। एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, these आर अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, जो हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है। अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो आपको एक बार सेल बायोलॉजी में साइटोस्केलेटन नाम का टॉपिक फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। गैप जंक्शंस में बेसिकली चैनल का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक घर से गैस की पाइपलाइन जाती है दूसरे घर, या सपोज एक घर से वेस्ट ले जाने वाली पाइपलाइन दूसरे घर के साथ कनेक्ट होती है, तो उसी तरह गैप जंक्शंस रहते हैं जो सेल सेल के बीच में चैनल फॉर्मेशन करेंगे और इन चैनल्स के थ्रू स्मॉल आयंस ट्रांसफर किए जाते हैं। फिर बात करते हैं टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस ये दो सेल मेम्ब्रेन के बीच की गैप को सील करता है, राइट। सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है उसको सील ऑफ करेगा। सीलिंग ऑफ गैप बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, दैट इज टाइट जंक्शंस। और फिर आती है प्लाज्मोडेस्माटा विच इज प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट के केस में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट रहेगी and it is used for endoplasmic reticulum transport. All these are cell-cell interactions. Adherence junction, desmosomes, gap junctions, tight junctions, plasmodesmata. ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। अब बात करते हैं सेल की अपने मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन। सेल अपने मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करते वक्त दो तरीके की इंटरेक्शन कर सकता है। एक तो सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन हो सकती है, या सेल की बेसल लैमिना के साथ इंटरेक्शन हो सकती है, राइट। ये देखिए यहां पर सेल मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर रहा है ग्रीन वाले एरिया में, और येलो वाले एरिया में सेल अपने बेसल लैमिना के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो ऐसी दो इंटरेक्शन हो सकती है। जब सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन करेगा तो हम कहेंगे कि फोकल एडेजन नाम की इंटरेक्शन हो रही है, फोकल एडेजन। और जब सेल अपने बेसल लैमिना के साथ इंटरेक्शन करेगा तब वह हेमीडेस्मोसोम बना रहा है। हेमीडेस्मोसोम, दिस इज टाइप ऑफ सेल बेसल लैमिना इंटरेक्शन। चलिए ये बात समझ में आ गई सबको। Then now let us talk about what are the transmembrane proteins required for cell interactions. Whether it is cell matrix interaction or cell cell interaction, there is requirement of some kind of adhesion protein. ये adhesion protein सेल को मैट्रिक्स के साथ या एक सेल को दूसरे सेल के साथ एसोसिएट करते हैं, और इनमें 4 मेजर प्रोटीन्स हैं। नंबर 1 इज इंटीग्रीन, कैडहेरिन, सिलेक्टिन जिसको लेक्टिन भी कहा जाएगा, एंड आईजी सुपर फैमिली प्रोटीन्स जिसको हम आईजीएसएफ भी कह सकते हैं। इंटीग्रीन, कैडेरिन,
सिलेक्टिन और आईजी सुपर फैमिली प्रोटीन्स यूज होते हैं एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर वेरियस सेल इंटरेक्शंस। आईजी सुपर फैमिली प्रोटीन्स मतलब कि ऐसे प्रोटीन्स जो एंटीबॉडी जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं, एंटीबॉडी की तरह दिखते हैं, लेकिन वो काम करते हैं सेल इंटरेक्शंस में। तो याद रखना, ये 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करते हैं। हमने कहा था ना कि एक सेल दूसरे सेल के साथ एसोसिएट करता है। ये देखिए, एक सेल दूसरे सेल के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगे इस इंटरेक्शंस के लिए। तो सपोज ये कैडरीन है, ये एक कैडरीन है, ये दूसरा कैडरीन है। तो एक सेल दूसरे सेल को कैडरीन के थ्रू एसोसिएट कर रहा है। अगर हम बात करें मैट्रिक्स के बारे में या बेसल लैमिना के बारे में कर लेते हैं, तो बेसल लैमिना के केस में सपोज ये बेसल लैमिना है, तो बेसल लैमिना के साथ भी इंटरेक्शन परफॉर्म करने के लिए सेल को कोई ना कोई प्रोटीन दिखाना पड़ेगा, राइट? उसके पास कोई ना कोई प्रोटीन चाहिए। ये देखो, ये रहा वो प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सेल को बेसल लैमिना के साथ इंटरैक्ट करवा रहा है। सपोज ये इंटीग्रीन है, ठीक है? तो इंटीग्रीन, कैडरीन, सिलेक्टिन और आईजी सुपर फैमिली प्रोटीन्स, ये ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो सेल सेल एंड सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन मतलब कि सेल अपने मैट्रिक्स के साथ किस तरीके से एसोसिएट करता है। सेल अपने मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्शन क्यों करता है, ये पहला सवाल है। सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ सेल with matrix. We are concerned with the term matrix. Matrix means extracellular matrix, cell के बाहर का area. Interaction of cell with extracellular matrix or matrix maintains cell structure, and function. It also determines mechanical shape, and mechanical properties of tissue and organ. Right? It maintains cell structure and function. It also determines mechanical shape and mechanical properties of tissue and organ. This is the main function of cell matrix interaction. हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट? हमारा बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। सोचो, अगर ये सेल एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही ना हो पाते, तो क्या हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन पाते? अगर हमारी बॉडी का एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, तो क्या हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन पाते? नहीं, हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाते, क्योंकि हमारा हर एक सेल दूसरे सेल के साथ एसोसिएटेड है, राइट? तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये वो एरिया है जिसकी वजह से सेल एसोसिएटेड रहता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल मैं हर बार देता हूं। चिक्की देखी होगी, चिक्की, या जिसको मराठी में गुड़पट्टी बोलते है ना। चिक्की में जो मीन्स गुड़पट्टी में शेंगदाने रहते हैं, राइट? ये शेंगदाने गुड़ के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो वो जो गुड़ है वह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और जो शेंगदाने हैं वो सेल्स है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की वजह से ही सारे जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगे।
या फिक्स्ड रहेंगे। अगर गुड ना रहता तो वो शेंगदाने भी एक जगह नहीं रहते। तो गुड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा है और जो शेंगदाने हैं वो सेल्स की तरह काम कर रहे हैं। तो इस तरह सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। अगर गुड ना रहता तो वो शेंगदाने एक दूसरे के साथ नहीं रहते, वो चिक्की नहीं बनती। उसी तरह अगर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ना रहता तो सारे सेल्स एक शेप नहीं ले पाते, ना ही वो एक टिश्यू तैयार कर सकते थे। सेल्स को टिश्यू बनाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा और उनको एक साथ लाने के लिए कुछ ना कुछ मैट्रिक्स रिक्वायर्ड रहता है, जिसको एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हम कहते हैं। आ रही है बात समझ में? Now the extracellular matrix consists of three components. एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स तीन कंपोनेंट से बनता है। नंबर 1, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन। दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। provides strength and elasticity to extracellular matrix. तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को। दूसरा कंपोनेंट एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का है प्रोटीन पॉलीसैकेराइड्स। और मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड। प्रोटीन पॉलीसैकेराइड और मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड मतलब कि वहां पर प्रोटियोग्लाइकन प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटियोग्लाइकन ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 5% प्रोटीन रहता है, 99% कार्बोहाइड्रेट रहेगा, राइट। अब ये प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन एम्बेडेड रहेंगे। दे प्रोवाइड extracellular matrix in which structural proteins are embedded. स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स यहां पर एम्बेडेड रहेंगे प्रोटीन पॉलीसैकेराइड में। हमने जो चिक्की का एग्जांपल लिया था जिसमें शेंगदाने को हमने सेल्स कहा था और गुड़ को हमने मैट्रिक्स कहा था, तो वो गुड़ में भी जो स्वीट पार्ट रहेगा, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट रहेगा, वो प्रोटीन पॉलीसैकेराइड रहेगा इन केस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। यही प्रोटीन पॉलीसैकेराइड अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो सेमी सॉलिड जैसा कोई स्ट्रक्चर बना देगा, जिसमें सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन अच्छे से एम्बेडेड हो जाएंगे, अच्छे से उसमें फिक्स हो जाएंगे, फिर बाद में वो टफ बन जाएगा। अब तीसरा जो कंपोनेंट है वो है एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन। एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि लैमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन। These allow cells to attach matrix. अब हमको पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो चुकी है इन तीन कंपोनेंट्स का रोल। अब एक बात समझो, ये सपोज कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है,
ठीक है, ये कोई सपोज स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ओके, इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन को इस प्रोटीन पॉलीसैकेराइड्स के साथ या प्रोटीन मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड्स के साथ एसोसिएट कराने वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा उसे हम एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। मतलब कि एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन ये एक ऐसे पर्सन की तरह काम कर रहा है जो दो पर्सन में दोस्ती करा रहा है। इनका नाम ही एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये एडेसिव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। ये प्रोटीन पॉलीसैकेराइड्स को पकड़ते हैं एक हाथ से, दूसरे हाथ से स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को पकड़ते हैं और कंप्लीट सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन बनाने में हेल्प करेंगे। आई बात समझ में? तो ये है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये हो गया मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड। और ये हो गए एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन। एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड के साथ एसोसिएट करवा रहे हैं। चलो बताओ, क्लियर हो गया ये? Then let us talk about extracellular structure in eukaryotes. यूकैरियोट्स में कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? एक तरफ हम लेंगे एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को, फिर लेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कौन सा रहता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा होता है, फिर कंपोनेंट ऑफ हाइड्रेटेड आयन कौन सा रहेगा, और एडेसिव मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा। और यूकैरियोट्स में तो दो ही ऑर्गेनिज्म है, एक है एनिमल्स और दूसरे हैं प्लांट्स। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं और यूकैरियोट्स में एनिमल एंड प्लांट आते हैं। तो एनिमल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर को हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ही कहेंगे। ठीक है, यहां पर आप एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर को, और पिक्चर क्लियर होगी। एनिमल्स के अंदर एनिमल सेल के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह काम करेगा कोलेजन एंड इलास्टिन, जो कि हमने रिसेंटली देखा है। और मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड की तरह काम करता है प्रोटियोग्लाइकेन। और एडेसिव मॉलिक्यूल की तरह काम करता है लैमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन। राइट? तो हम अब तक एनिमल्स के ही बारे में बात कर रहे थे। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर प्लांट्स में कौन सा है? तो प्लांट्स में एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है सेल वॉल। याद रखना इस चीज को, ये सवाल आ सकता है आपको कि प्लांट्स में एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इट इज सेल वॉल। फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह कौन काम कर रहा है, या स्ट्रक्चरल फाइबर की तरह कौन काम कर रहा है? इट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज काम कर रहा है स्ट्रक्चरल फाइबर की तरह। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रेटेड आयन कौन है? हेमी सेल्यूलोज।
हेमीसेलुलोज एंड एक्सटेंसिन्स, हेमीसेलुलोज एंड एक्सटेंसिन्स। और एडेजिव मॉलिक्यूल की तरह कौन काम कर रहा है? पेक्टीन। मतलब कि पेक्टीन सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को पकड़ के रख रहा है, बीच में है। एक तरफ ऐसे सेलुलोज के फाइबर्स हैं, उसके साथ पेक्टीन एसोसिएटेड है, और ये पेक्टीन हेमीसेलुलोज का पार्ट को एसोसिएट कर रहा है सेलुलोज के साथ। तो इस तरीके से प्लांट के केस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बन रहा है, जो कि सेल वॉल है। और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के सराउंडिंग में प्रेजेंट है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को एसोसिएट करवा रहा है पेक्टीन। आई बात समझ में? देन लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। हमने कहा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, मैट्रिक पॉलीसेकेराइड और एडेसिव प्रोटीन से बनता है। मतलब कि 3 कंपोनेंट से बनता है। उसमें पहला कंपोनेंट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में हमने 2 देखे थे, कोलेजन एंड इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह काम करते हैं, जिसमें से कोलेजन हमने डिस्कस कर लिया है बायोकेमिस्ट्री में। दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन, एंड इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंसेस ग्लाइसिन एक्स वाई। ग्लाइसिन के बाद एक्स पोजीशन पे, यानी कि दूसरी पोजीशन पे, एक तो प्रोलीन हो सकता है या लाइसिन रह सकता है। और अगर दूसरी पोजीशन पर प्रोलीन है तो वाई पोजीशन के ऊपर, मतलब कि तीसरी पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेटेड प्रोलीन रहेगा, जिसको हम हाइड्रोक्सी प्रोलीन कहेंगे। और अगर सेकंड पोजीशन के ऊपर लाइसिन रहा तो थर्ड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी लाइसिन रहेगा। और वेदर इट इज प्रोलीन और लाइसिन, इनको हाइड्रोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम रहेगा प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज। प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज। तो हाइड्रोक्सिलेशन करने वाला जो एंजाइम रहेगा वो है प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज। और इसके लिए कोएंजाइम की तरह कौन काम करेगा? कोएंजाइम की तरह काम करेगा एस्कॉर्बिक एसिड, राइट? एस्कॉर्बिक एसिड। तो प्रोलीन और लाइसिन की तरह काम करता है, सॉरी, प्रोलीन और लाइसिन को हाइड्रोक्सिलेशन का काम करता है प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज, जिससे हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन बन जाए। और एंजाइम सिंगल प्रोलील हाइड्रोक्सिलेज। और इसके लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है, को एंजाइम की तरह काम करता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम क्या कहते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी इज नथिंग बट एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर एस्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कोलेजन के ऊपर गिरेगा। और कोलेजन प्रेजेंट रहता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में। अब एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे गम्स में है। हमारे दांत गम्स में फिक्स है। तो गम्स
दीज आर नथिंग बट ऐसे सेल्स का टिश्यू जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिच है, जिसमें कोलेजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो गई तो गम्स हरे कलर के हो जाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि स्कर्वी के सिम्टम्स हैं। स्कर्वी, जिसको सेलर्स डिजीज कहा जाता है। तो इसको सेलर डिजीज क्यों कहा जाता है? सेलर मतलब कि ऐसे लोग जो समंदर में 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल रहते हैं। अब विटामिन सी हम खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, ये वाटर सोल्यूबल है। तो अगर हमने नींबू पिया थोड़ा तो हमको विटामिन सी मिल गया, लेकिन वो विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होगा, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। मतलब कि टाइम टू टाइम हमको विटामिन सी लेना पड़ेगा, और विटामिन सी आता है प्लांट से। और पुराने जमाने में मेडिकल साइंस इतना तो डेवलप नहीं था कि वो विटामिन सी की गोलियां बना दे। अब विटामिन B12, B2, B6 सारी गोलियां अवेलेबल रहती है, फॉलिक एसिड सबकी गोलियां अवेलेबल है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। तो जो सेलर्स रहते थे वो अगर घर से निकल गए तो 1-1 साल तक नहीं आते थे। तो ऐसे केस में उनको विटामिन सी की डिफिशियंसी होती थी, क्योंकि वो अगर 1-1 साल समंदर में रह रहे हैं तो समंदर में तो प्लांट नहीं उगते। तो ऐसे केस में उनके गम्स ढीले पड़ जाते थे, गम्स के ऊपर ग्रीनिश अपीयरेंस आ जाता था और उनकी गम्स की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती थी। इसलिए उनको सेलर डिजीज हुआ है ऐसा कहा जाता था। तो कोलेजन की अगर कमी हो गई तो स्कर्वी डिजीज होता है, याद रखना। राइट। देन लेट अस टॉक अबाउट मेंबर्स ऑफ कोलेजन फैमिली। कोलेजन फैमिली के मेंबर्स, पहली फैमिली है फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। जो फाइबर्स तैयार करेंगे, जिसमें आते हैं टाइप 1 कोलेजन, टाइप 2 कोलेजन, टाइप 3 कोलेजन, टाइप 5 कोलेजन, टाइप 11 एंड 24। तो टाइप 1 कोलेजन इज प्रेजेंट इन मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू। Type 3 collagen is present in lungs. Type 6 collagen is present in cartilage. And type 24 is present in bone and cornea. Cornea, it is a part of eye, जो आई को प्रोटेक्ट करता है, सबसे बाहर प्रेजेंट रहता है। ये चीजें आपने याद में रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ another family is network forming collagen family, जो नेटवर्क तैयार करेंगे। फाइब्रिल्स मतलब कि फाइबर्स तैयार करेंगे, और अब जो कोलेजन की बात कर रहे हैं हम, ये नेटवर्क फॉर्मिंग है। टाइप 4, टाइप 6 ये प्रेजेंट रहते हैं दोनों बेसल लैमिना में, बड़े इंपॉर्टेंट है। बेसल लैमिना में प्रेजेंट रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर आते हैं टाइप 8, 10 और 18। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप टाइप 4 और टाइप 6 ही याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट होगा। देन फाइब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन, मतलब कि जो फाइब्रिल के साथ चिपके हुए रहते हैं, इसमें आता है टाइप 9 और टाइप 20, याद रख लो इसको। फोर्थ
कोलेजन फैमिली है एंकर फॉर्मिंग कोलेजन, मतलब कि जो सेल को एसोसिएट होने के लिए एक एंकर तैयार करें, अटैचमेंट के लिए एक जगह तैयार करें, जिसमें आते हैं स्पेशली टाइप 7, इसको याद रखना है। टाइप 7 कोलेजन एंकर तैयार करेंगे जिससे अटैचमेंट होगा बेसल लैमिना टू कनेक्टिव टिश्यू, अटैचमेंट ऑफ बेसल लैमिना टू कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो ये चीजें आपने याद में रखनी है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन उससे ही सॉल्व होगा जिसको कोलेजन की फैमिलीज पता है। जिसे कोलेजन की फैमिलीज नहीं पता, वो अगर जिंदगी भर भी सोचे फिर भी उसको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो सकते हैं जब उसका प्रॉपर नॉलेज हो। चलिए, ये क्लियर हो गया सबको। देन लेट अस टॉक अबाउट इलास्टिन। हमने कहा था स्ट्रक्चरल प्रोटीन में दो आते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। इलास्टिन, these are present in connective tissue, and they contains elastin fibers, मतलब कि इलास्टिन फाइबर्स से बनते हैं कंप्लीट इलास्टिन, और इलास्टिन का काम है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। तो फिर अगर मैं पूछूं कि बताओ हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा इलास्टिक है, बताओ। लंग्स ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा इलास्टिक है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो लंग्स छोटे हो जाते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब लंग्स बड़े हो जाते हैं। मतलब कि इलास्टिन ये स्ट्रेच भी हो सकता है और अपने नॉर्मल शेप को रिटर्न आ सकता है। इलास्टिन कैन स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स नॉर्मल शेप। जैसे कि आप रबर को ले लो, अपनी ऑफिस में जो रबर यूज होता है, उस रबर को आप दोनों साइड से खींचो तो वो रबर स्ट्रेच होता है, और उसको छोड़ दो तो वो रबर अपनी रेगुलर पोजीशन पे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है, नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो जब लंग्स की हम बात करेंगे तो ये लंग्स जब हम कुछ एयर इनहेल करेंगे तो ये लंग्स स्ट्रेच होते हैं, राइट। राइट, कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएंगे। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब कि सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो ये फिर से अपने रेगुलर शेप में आ जाएंगे। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो लंग्स स्ट्रेच हो जाएंगे, और जब एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब कि सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो लंग्स अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगे।
तो फिर इलास्टिन कैसा रहता है? जब लंग्स नॉर्मल शेप में रहते हैं तो इलास्टिन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। फिर इनहेलेशन हुआ, मतलब कि एयर की एंट्री हो गई बॉडी के अंदर, लंग्स में, तो अब ये इलास्टिन कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे अरेंज हो गए, प्रॉपर शेप में अरेंज हो गए। और जब हम एक्सलेशन करेंगे तो इलास्टिन फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, राइट? सो दिस इज इलास्टिन in normal shape, and this is elastin under stretch condition. तो कुछ इस तरीके से इलास्टिन काम करता है। अंडर टेंशन ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा इलास्टिन, और जब टेंशन रिलीज हो जाएगा तो अपने नॉर्मल शेप को ये अटेन कर लेगा। तो इस तरीके से कोलेजन और इलास्टिन प्रेजेंट रहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, और सेल मैट्रिक्स एडेजन में ये एज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन काम करते हैं। क्लियर? Then let us talk about matrix polysaccharide, which is the second component of extracellular matrix. Matrix polysaccharide जो कि प्रोटियोग्लाइकन से बनता है। प्रोटियोग्लाइकन, these are the molecules which can absorb water. तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से अब एक हाइड्रेटेड जेल लाइक नेटवर्क तैयार कर लेंगे। जैसे कि मार्केट में एक हैंड वॉश आता है, अभी मैजिक हैंड वॉश ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका, ग्रीन कलर का, उसका एक पाउडर आता है और पानी आता है। तो आपको क्या करना होता है कि वो पाउडर पानी में मिक्स करना होता है, उसके बाद में वो हैंड वॉश बन जाता है। तो फिर हाइड्रेटेड जेल जो हो गया वो हैंड वॉश हो गया, पानी डालने के बाद मिक्स करने के बाद जेल जैसा तैयार हो चुका है। तो प्रोटियोग्लाइकन भी ऐसे ही रहते हैं, जो वाटर को एसोसिएट कर लेते हैं और एक जेल बना देते हैं। प्रोटियोग्लाइकन, they are responsible for hydrated gel like network formation. ये हाइड्रेटेड जेल लाइक नेटवर्क तैयार करते हैं, और प्रोटियोग्लाइकन के जो रिपीटिंग यूनिट्स है, these repeating units are known as glycosaminoglycans. तो प्रोटियोग्लाइकन्स को आप ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स भी रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में देखें हम, तो हमें ये समझ में आएगा कि ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स ये रिपीटेटिंग यूनिट्स हैं प्रोटियोग्लाइकन्स के, राइट? तो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स को हम गैग्स कहते हैं। ये है हमारे सामने ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स और गैग्स। हमने कहा है कि ये रिपीटिंग यूनिट से बनता है, और रिपीटिंग यूनिट्स दो शुगर मॉलिक्यूल से बनता है। पहला शुगर मॉलिक्यूल रह सकता है एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, जिसको हमने प्यार से NAG कहा था। दूसरा रह सकता है
ग्लूकुरोनिक एसिड, राइट, ग्लूकुरोनिक एसिड रह सकता है दूसरा। और एन एसिटिल ग्लाइकोजामाइन रह सकता है, साथ ही साथ एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन भी रह सकता है। और दूसरा रह सकता है आयोडोरोनिक एसिड। अब ये चीजें उसी को समझ सकती है जिसने बायोकेमिस्ट्री किया है। बायोकेमिस्ट्री में हमने शुगर से एसिडिक शुगर बनाई थी और शुगर से अमीनो शुगर भी बनाई थी। तो ये जो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन है, दीज आर अमीनो शुगर्स, और ये दोनों है एसिडिक शुगर्स। दीज आर एसिडिक शुगर्स। तो ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन्स अमीनो शुगर एंड एसिडिक शुगर से बनता है। जैसे कि सपोज अगर हम गैग की बात करें तो उसमें दो सबमिट रहते हैं, दो रिपीटेटिंग सीक्वेंसेस रहते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। तो सपोज रेड कलर के और एक ब्लू कलर का, राइट, सपोज ऐसे। तो रेड कलर के जो हो गए वो हो गए अमीनो शुगर, और ब्लू कलर के हो गए एसिडिक शुगर। तो इस तरीके से रिपीटेटिंग यूनिट्स रहते हैं। ये एक रिपीटेटिंग यूनिट हो गया। तो कुछ इस तरीके से रिपीटेटिंग यूनिट मिलके तैयार होता है ग्लाइकोजा अमीनो सॉरी प्रोटियोग्लाइकन। ठीक है, ग्लाइकोजा अमीनोग्लाइकन्स ऐसे तैयार होते हैं, फिर ग्लाइकोजा अमीनोग्लाइकन्स प्रोटीन के साथ एसोसिएट होकर प्रोटियोग्लाइकन बनते हैं, ऐसा रहता है। Now talking about gags, gags are highly negative. ये बहुत ही ज्यादा निगेटिव चार्ज वाले रहते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि वाटर भी पोलर है और गैग भी पोलर हो गए, राइट। तो फिर फंक्शन क्या है प्रोटियोग्लाइकिन के फंक्शंस? नंबर 1, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऑल्सो प्रोटियोग्लाइकन बाइंड्स विथ आयन। ऑल्सो प्रोटियोग्लाइकन हैव मोर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से अब ये वाटर को अब्सॉर्ब कर सकता है, और वाटर को अब्सॉर्ब करने की वजह से ये एक जेल लाइक नेटवर्क तैयार कर सकता है। याद रखना मेरी बात कि शुगर अब्सॉर्ब करता है वाटर को, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट अब्सॉर्ब करता है वाटर को। हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता फैट्स के जगह, तो जब पानी आता तो हम फूल जाते, और पानी चला जाता हमारी बॉडी में से तो हम श्रिंक हो जाते। इसीलिए हमारी बॉडी में लिपिड को स्टोर किया जाता है, जिसके ऊपर पानी का कोई फर्क नहीं गिरता। ऐसा कभी हुआ है क्या कि आप बारिश में गए और आपकी साइज सपोज सपोज आपकी कमर 24 की है, तो पानी आने के बाद वो अब 34 की हो गई, मतलब कि आप फूल गए? ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं हुआ है। हाँ, ये कब होता? जब हमारी बॉडी में शुगर स्टोर की जाती। लेकिन हमारी बॉडी में स्टोर की जाते हैं एज अ रिजर्व फूड मटेरियल एडिपोज टिश्यू में और लीवर में लिपिड्स को, फैट्स को, जो कि वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। क्लियर?
Then let us talk about examples of proteoglycans. Proteoglycans के example देख लेते हैं. Number 1 is डर्मेटन सल्फेट. यहां से क्वेश्चन आने वाला है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा. डर्मेटन सल्फेट का रिपीटेटिंग यूनिट क्या है? एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन एंड आइड्यूरोनिक एसिड. ये रिपीटेटिंग यूनिट है. दूसरा एग्जांपल है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट. कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट जो एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन और ग्लूक्यूरोनिक एसिड से बनता है. ये रिपीटेटिंग यूनिट है. तीसरा एग्जांपल है केराटिन सल्फेट. जो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड गैलेक्टोज से बनता है. फिर आता है हेपेरिन सल्फेट. जो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड आइड्यूरोनिक एसिड से मिलके बनता है. फिफ्थ एग्जांपल आता है हाइलुरोनिन. इसको आप हाइलुरोनिक एसिड भी कह सकते हैं, जो कि जॉइंट्स में प्रेजेंट रहता है. याद रखना, ये ऐसा गैग है जो किसी भी दूसरे प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं होता. फ्री फॉर्म ऑफ गैग है ये. बाकी ये सारे के सारे एसोसिएट होते हैं दूसरे प्रोटीन के साथ. दे एसोसिएटेड विथ प्रोटीन. लेकिन सिर्फ हाइलुरोनिन ही ऐसा है जो कि फ्री फॉर्म है. इट डू नॉट एसोसिएट विथ प्रोटीन. किसी भी प्रोटीन के साथ यह एसोसिएट नहीं होता. और हाइलुरोनिन किससे बनता है? एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एंड ग्लूक्यूरोनिक एसिड. Glucuronic acid. These are the examples of gags. अब आपको ये चीज याद में रखनी है, इसके एग्जाम्पल्स. यहां से क्वेश्चन आ सकता है. Then let us talk about structure of proteoglycans. Proteoglycans के स्ट्रक्चर में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अगैरिकन का. राइट. सपोज हम अगैरिकन को एज एन एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए, कुछ इस तरीके से कोर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है और कोर प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं कुछ इस तरीके से प्रोटियोग्लाइकेंस. ये देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि प्रोटियोग्लाइकन गैग्स, नॉट प्रोटियोग्लाइकन, दीज आर गैग्स. गैग्स एसोसिएट हो रहे हैं किसी एक प्रोटीन के साथ जिसको हमने सेंटर में रखा है, कोर में रखा है, और उस कोर प्रोटीन के ऊपर एसोसिएट हो रहे हैं गैग्स.
और इसी स्ट्रक्चर को अगर हम एक दूसरे के साथ लिंक करें तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्रोटियोग्लाइकन है पूरा का पूरा। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये यहां से लेकर यहां तक ये एक प्रोटियोग्लाइकन है। तो ये भी एक प्रोटियोग्लाइकन हो गया, ये भी एक प्रोटियोग्लाइकन, ये भी प्रोटियोग्लाइकन, ये भी एक प्रोटियोग्लाइकन और ये भी एक प्रोटियोग्लाइकन हो गया। तो सारे प्रोटियोग्लाइकन ये एसोसिएटेड है एक सेंट्रल मॉलिक्यूल से जिसका नाम है हाइलुरोनिन। हाइलुरोनिन दैट मींस हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड। तो इसके स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि बीच में हाइलुरोनिक एसिड है और ये हाइलुरोनिक एसिड के साथ प्रोटियोग्लाइकन एसोसिएट हो रहा है विच इज मेड अप ऑफ गैग एंड कोर प्रोटीन और उसके एसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लिंकर प्रोटीन। तो कुछ इस तरीके से प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर रहता है। ये कंप्लीट हो गया एक प्रोटियोग्लाइकन। और ऐसे बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकन नेटवर्क तैयार करते हैं मिलकर। इसको आप प्रोटियोग्लाइकन नेटवर्क कह सकते हो। दिस इज अ प्रोटियोग्लाइकन नेटवर्क। राइट। तो ये बात हो गई प्रोटियोग्लाइकन्स की। अब हम बात करते हैं अबाउट द मैट्रिक्स एडेशन प्रोटीन, जिसमें पहला एग्जांपल है फाइब्रोनेक्टिन। पहले तो हम ये समझ लेंगे कि मैट्रिक्स एडेशन प्रोटीन का काम क्या है। मैट्रिक्स एडेशन प्रोटीन दे लिंक extracellular matrix components to each other. मैट्रिक्स एडेशन प्रोटीन ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन और मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड को एसोसिएट कराते हैं। राइट। हमने क्या कहा था कि मैट्रिक्स एडेशन प्रोटीन ये लिंकर की तरह काम करता है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन और मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड को एसोसिएट करेगा। और मैट्रिक्स एडेशन प्रोटीन में दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन। फाइब्रोनेक्टिन जो कि एक प्रिंसिपल एडेशन मॉलिक्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज अ प्रिंसिपल एडेशन मॉलिक्यूल और ये प्रेजेंट रहता है कनेक्टिव टिश्यू में। दिस प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू। ये एक डायमेरिक प्रोटीन है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये इट इज डायमेरिक प्रोटीन which is made up of two polypeptides. यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से बनते हैं फाइब्रोनेक्टिन। डायमेरिक प्रोटीन है ये, सी टर्मिनस, ये एन टर्मिनस। तो ये एक मोनोमर हो गया और ये दूसरा मोनोमर हो गया। यहां पर फाइब्रोनेक्टिन के अंदर कुछ ऐसे एरियाज प्रेजेंट रहते हैं, कुछ ऐसे अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए एफिनिटी रखते हैं। तो ये पहला एरिया, ये वाला एरिया, this area is responsible for having affinity for a proteoglycan. That's why it is known as proteoglycan binding site. यहां पर प्रोटियोग्लाइकन बाइंड होते हैं।
This is the proteoglycan binding site. Now let us talk about this one. This sequence of amino acid is known as RGD sequence. और इस RGD सीक्वेंस के ऊपर इंटीग्रीन बाइंड होते हैं. R stand for arginine, G stand for glycine and D stand for aspartic acid. तो यहां पर बाइंडिंग होता है इंटीग्रीन का. और इंटीग्रीन, it is one of the cell adhesion molecule that we had discussed. इंटीग्रीन एक सेल और दूसरा सेल अगर एक्सप्रेस कर दे तो इंटीग्रीन इंटीग्रीन एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और दो सेल एक दूसरे के साथ सेल सेल इंटरेक्शन परफॉर्म कर लेंगे. तो वो इंटीग्रीन एसोसिएट होते हैं मैट्रिक्स में फाइब्रोनेक्टिन के साथ और वो फाइब्रोनेक्टिन में भी आरजीडी सीक्वेंस के ऊपर एसोसिएट होते हैं. और तीसरा जो सीक्वेंस है वो है कोलेजन बाइंडिंग साइट. ये एरिया रहेगा कोलेजन बाइंडिंग साइट. तो फाइब्रोनेक्टिन के स्ट्रक्चर में तीन साइट्स रहती हैं. प्रोटियोग्लाइकिन बाइंडिंग साइट, एक है इंटीग्रीन बाइंडिंग साइट मतलब कि आरजीडी सीक्वेंस, और तीसरा है कोलेजन बाइंडिंग साइट. ठीक है. तो फंक्शन क्या है फाइब्रोनेक्टिन का? फाइब्रोनेक्टिन का फंक्शन ये है कि ये मैट्रिक्स को क्रॉस लिंक करता है. इट क्रॉस लिंक्स extracellular matrix. It has binding site for collagen and GAG. And it is also involved in cellular movements. It is involved in cellular movements. Right? तो कुछ इस तरीके से फाइब्रोनेक्टिन इंपॉर्टेंट है एज अ मैट्रिक्स एडेशन प्रोटीन. क्लियर हो गया? Then let us talk about laminin. लैमिनिन जो कि प्रेजेंट रहता है बेसल लैमिना में. मतलब कि अगर सेल बेसल लैमिना के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा तो बेसल लैमिना में प्रेजेंट है लैमिनिन. तो हम ऐसा समझेंगे कि कोई कोलेजन बाइंड कर रहा है लैमिनिन के साथ और लैमिनिन बाइंड कर रहा है मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड के साथ. ये एक हेटेरोट्रायमर है. इट इज अ हेटेरोट्रायमर मतलब कि ये अलग अलग तीन सबयूनिट से बनता है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा सबयूनिट आता है. ठीक है. तो आप इसको अल्फा चेन कह लो, ये अल्फा चेन, ये बीटा चेन. ठीक है, या इसको बीटा चेन कह लो और ये गामा चेन हो गई. अल्फा, बीटा एंड गामा चेन. अल्फा चेन is responsible for proteoglycan binding. Beta chain is responsible for collagen binding.
and gamma chain is responsible for entactin binding. एंटेक्टिन ये ऐसे प्रोटीन है जो लैमिनिन को बाइंड कराते हैं एंटेक्टिन प्रोटीन से, और ये एंटेक्टिन प्रोटीन बहुत ज्यादा टाइट एसोसिएशन करवाता है। ठीक है, एंटेक्टिन प्रोटीन टाइट एसोसिएशन करवाता है। इस पूरे एरिया में यहां पर सेल की बाइंडिंग हो रही है। सेल कहां पर बाइंड हो रहा है? यहां पर बाइंड हो रहा है। ये सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी जब हम वेरियस टाइप्स ऑफ सेल इंटरेक्शंस देखेंगे। वहां पर लैमिनिन वगैरह ये सारी चीजें डायग्रामेटिकली हमने शो ऑलरेडी कर दी है। राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट इंटीग्रीन। दैट इंटीग्रीन इज इन्वॉल्व्ड इन सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये सेल है। तो सेल अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट हो रहा है इंटीग्रीन्स के थ्रू। यहाँ पर इंटीग्रीन्स निकाल दिए गए हैं और यहाँ पर इंटीग्रीन्स एसोसिएट करा दिए गए हैं। मतलब कि वक्त आने पर इंटीग्रीन्स के थ्रू इंटरेक्शंस भी हो सकती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ, या वो इंटरेक्शन टूट भी सकती है। तो इंटीग्रीन्स ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिनका मेजर रोल है सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन में। ये एक सेल सरफेस प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन जो सेल के सरफेस के ऊपर एक्सपोज किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है इंटीग्रीन्स, और इंटीग्रीन्स डायमेरिक प्रोटीन दिख रहे हैं आपको। दो सबयूनिट से बनते हैं और इसमें एक अल्फा चेन रहती है और दूसरी बीटा चेन रहती है। अल्फा चेन एंड बीटा चेन आप देख सकते हैं, ये अल्फा चेन हो गई, ये बीटा चेन हो गई। और इंटीग्रीन कहां पर बाइंड होते हैं? कोलेजिन के साथ बाइंड होते हैं, फाइब्रोनेक्टिन के साथ बाइंड होते हैं, लैमिनिन के साथ बाइंड होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है फाइब्रोनेक्टिन, ये देखो, ये सपोज फाइब्रोनेक्टिन। तो फाइब्रोनेक्टिन के साथ ये एसोसिएट हो रहे हैं कौन से एरिया में? आरजीडी सीक्वेंस, अभी हमने देखा था। इंटीग्रीन्स बाइंड टू those proteins having RGD sequence। ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास आरजीडी सीक्वेंस रहता है उनके साथ इंटीग्रीन बाइंड होते हैं। और ये आरजीडी सीक्वेंस किसके किसके पास रहेगा? कोलेजिन के पास रहेगा, फाइब्रोनेक्टिन के पास रहेगा, लैमिनिन के पास रहेगा। तो जिसके पास आरजीडी सीक्वेंस है उसके साथ इंटीग्रीन बाइंड होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि इंटीग्रीन किसके साथ बाइंड नहीं हो सकता। तो कोलेजिन, फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन छोड़कर एक चौथा ऑप्शन होगा। अब ये उसी को पता रह सकता है जिसने इंटीग्रीन की बाइंडिंग आरजीडी सीक्वेंस के साथ होती है ये पढ़ा है, और आरजीडी सीक्वेंस कोलेजिन, फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन में प्रेजेंट रहता है ये पढ़ा है। राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फोकल एडेशन। थोड़ा याद करो, हमने ये कहा था कि सेल मैट्रिक्स जंक्शन दो प्रकार के होते हैं और वो मीडिएट किए जाते हैं इंटीग्रीन्स के थ्रू। तो इंटीग्रीन्स सेल के अंदर किसके साथ एसोसिएटेड है? एक्टिन फिलामेंट के साथ कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ? उसके बेस पर दो तरीके के सेल मैट्रिक्स जंक्शन तैयार होते हैं, फोकल एडेशन और हेमिडेस्मोसोम्स। राइट,
जिसमें हम पढ़ रहे हैं फोकल एडिशन के बारे में। फोकल एडिशन, फोकल एडिशन में इंटीग्रीन्स अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। इंटीग्रीन्स आर अटैच्ड विथ एक्टिन फिलामेंट्स। अब इसको समझने के लिए ये डायग्राम आप ऑब्जर्व करो। देखिए ये है सेल, यहां पर हमको ये सेल दिख रहा है, और सेल अपनी बेसल या अपने मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। सेल अपनी मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है, राइट। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये सेल्स, इनको हम इंटीग्रीन्स कहेंगे, सॉरी ये प्रोटीन, इसको हम इंटीग्रीन कहेंगे। तो इंटीग्रीन के थ्रू ये एसोसिएटेड है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ। अब यहां पर थोड़ा उल्टा दिखा गया, ठीक है, ये उल्टा दिखाया गया है, मतलब कि ठीक है, ये सेल है और ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हो कि इंटीग्रीन्स जो कि अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर है, ये एसोसिएटेड है इंटरनली किसी टैलिन नाम के प्रोटीन के साथ। टैलिन एसोसिएटेड है वैनक्यूलिन नाम के प्रोटीन के साथ, और वैनक्यूलिन अब एसोसिएट हो रहा है एक्टिन फिलामेंट के साथ। मतलब कि इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि इंटीग्रीन ये सेल को अपने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर रहा है, और इंटीग्रीन इंटरनली एक्टिन के साथ एसोसिएटेड है। अब इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, थोड़ा सा ध्यान दो। यह है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जिसमें हमें कोलेजन दिख रहा है, सपोज इसको कोलेजन समझो, ये जो येलो कलर की स्ट्रिप्स दिख रही है, फाइब्रस दिख रहे हैं, दीज आर कोलेजन। इस कोलेजन के साथ एसोसिएट हो रहा है इंटीग्रीन। ये देखिए इंटीग्रीन, ये रहा इंटीग्रीन। और अब ये इंटीग्रीन एसोसिएट हो रहा है किसी दूसरे प्रोटीन के साथ, जो दूसरे प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो रहा है, और ये दूसरा प्रोटीन अब एक्टिन के साथ एसोसिएट हो रहा है। ये है एक्टिन के फाइबर्स। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रीन एसोसिएट हो रहा है एक्टिन फाइबर्स के साथ, इसीलिए ये इंटरेक्शन फोकल एडिशन है। अगर इंटीग्रीन्स एसोसिएट होता इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ तो वो हेमिडेस्मोसोम हो जाता। आई बात समझ में? राइट, देन लेट अस टॉक अबाउट हेमिडेस्मोसोम्स। हेमिडेस्मोसोम्स में इंटीग्रीन्स बाइंड होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ। इसके साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ, जैसे कि यहां पर देखिए, ये देखिए हेमिडेस्मोसोम्स। हेमिडेस्मोसोम्स बेसल लैमिना के साथ बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में सेल है, दीज आर प्रोटीन्स है, दीज आर इंटीग्रीन्स। और इंटीग्रीन्स एसोसिएट हो रहे हैं किसके साथ? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ। यहाँ पर ये है सेल का इंटीरियर पार्ट, और ये है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सॉरी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स नहीं, बेसल लैमिना। सो दिस इज बेसल लैमिना एंड दिस इज सेल। तो सेल के अंदर प्रेजेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं इंटीग्रीन के साथ, और इंटीग्रीन एसोसिएट कर रहा है लैमिनिन के साथ। ये बात को समझो, इंटीग्रीन एक तरफ सेल के अंदर एसोसिएटेड है इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ, और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एसोसिएटेड है लैमिनिन के साथ।
तो अब यहाँ पर इंटीग्रीन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को एसोसिएट कर रहा है बेसल लैमिना के साथ विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग ऑफ इंटीग्रीन्स विथ लैमिनिन। और इसी चीज को अब थोड़ा सा हम जूम करेंगे। ये है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और ये है इनसाइड ऑफ सेल। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रीन ने एसोसिएट किया है लैमिनिन के साथ। तो इंटीग्रीन एसोसिएट कर रहा है लैमिनिन के साथ, और इंटीग्रीन इनडायरेक्टली एसोसिएट कर रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ। तो इसका मतलब यह है कि इंटीग्रीन एक हाथ से इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को पकड़ के है और दूसरे हाथ से एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट लैमिनिन के साथ एसोसिएटेड है, जिससे कि अब सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन हो रही है। आई बात समझ में? ओके, देन लेट अस टॉक अबाउट सेल इंटरेक्शंस, सेल इंटरेक्शंस। अब एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये एक सेल जो दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन कर रहा है वो परमानेंट भी हो सकती है या स्टेबल या ट्रांजिएंट भी हो सकती है। मतलब कि कुछ देर के लिए इंटरेक्शन हो सकती है या परमानेंट इंटरेक्शन हो सकती है। दैट मीन्स सेल इंटरेक्शंस मे बी ट्रांजिएंट or stable. Transient, that means temporary, and stable, that means permanent. And these cell interactions are mediated by cell adhesion molecules, जिसमें से इंटीग्रीन्स हमने ऑलरेडी देख लिया है। और एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन करेगा, ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। मतलब कि कोई भी सेल दूसरे सेल के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता, ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। सिलेक्टेड टाइप ऑफ सेल ही सिलेक्टेड टाइप ऑफ सेल्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो काम करेंगे यहाँ पर वो है सिलेक्टिन, इंटीग्रीन, आईजी सुपर फैमिली और कैडेरिन, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। लेकिन यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि सिलेक्टिन का काम क्या है। इट मेडिएट्स इंटरैक्शन बिटवीन WBC and endothelial cells. WBC जैसे कि न्यूट्रोफिल्स की बात कर लो, न्यूट्रोफिल्स अगर कहीं पर इंफेक्शन हो जाए, सपोज यहाँ पर स्किन डैमेज हो चुकी है, तो न्यूट्रोफिल्स तुम्हारी ब्लड वेसल्स में से डैमेज साइट्स पर जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स में से डैमेज साइट पर जाने के लिए उसे ब्लड वेसल की एंडोथेलियल वॉल को पार करना पड़ेगा, और एंडोथेलियल वॉल को पार करने के लिए डायपेडेसिस नाम की प्रोसेस कैरी आउट करनी होगी, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रीन की बात करते हैं। इंटीग्रीन्स की हेल्प से क्या परफॉर्म होता है? परफॉर्म होता है फोकल एडिशन एंड हेमिडेस्मोसोम्स, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आईजी सुपर फैमिली, जिसमें आई कैम देखना है हमको, आई कैम, ये आगे जाकर समझेगा। कैडरीन्स परफॉर्म करते हैं एडेरेंस जंक्शंस, which is a type of cell-cell junction, cell-cell interaction, and desmosomes, which is also a type of cell-cell interaction. So adherence junction or desmosomes,
दोनों भी तैयार किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैडरिन्स। अब हर एक चीज हमको अच्छे से देखनी है। पहली सेल सेल इंटरेक्शन है ट्रांजिएंट इंटरेक्शन, मतलब कि जो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए होती है। और इसका एग्जांपल है एडिशन बिटवीन ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियल सेल्स। ल्यूकोसाइट मतलब कि WBC, एंडोथेलियल सेल्स मतलब कि ऐसे सेल्स जो ब्लड वेसल की वॉल को बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सपोज यहाँ पर कहीं पर डैमेज साइट है और ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल्स में से अब ल्यूकोसाइट को यहां से यहां जाना है, राइट। तो ब्लड वेसल में से अगर जाना है तो ब्लड वेसल के एंडोथेलियल सेल्स को पार करना पड़ेगा। यहां पर हमने शो किए हैं एंडोथेलियल सेल्स, ये रहे एंडोथेलियल सेल्स, और ये है ल्यूकोसाइट, एंडोथेलियल सेल्स एंड ल्यूकोसाइट। अब एंडोथेलियल सेल्स को यहां से निकलना है, यहां से ऐसे। तो अगर एंडोथेलियल सेल्स की गैप में से निकलना है एंडोथेलियल सेल्स को, तो उनको दो प्रकार की इंटरेक्शन करनी पड़ेगी, फर्स्ट इंटरेक्शन एंड सेकेंड इंटरेक्शन। पहली इंटरेक्शन होती है बिटवीन सिलेक्टिन एंड कार्बोहाइड्रेट। पहली इंटरेक्शन होती है बिटवीन सिलेक्टिन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सिलेक्टिन प्रेजेंट है ल्यूकोसाइट में और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो दिखाया है हमने, दिस इज सिलेक्टिन। ये देखिए, ये है सिलेक्टिन और ये एंडोथेलियल सेल्स के प्रोटीन्स के कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इंटरेक्शन कर रही है। मतलब कि ये इंटरेक्शन आप ऐसे देख सकते हो, ये है सिलेक्टिन, दिस इज सिलेक्टिन, और ये जिन कार्बोहाइड्रेट के साथ एसोसिएट कर रहा है उसमें एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड है, गैलेक्टोज है, ये ग्लूकुरोनिक एसिड है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन है, और ये फ्यूकोज है। तो आप इसको याद मत रखो कि कौन से शुगर है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि पहली इंटरेक्शन सिलेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट के बीच में रहती है। उसमें से मेजर कार्बोहाइड्रेट है एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड, नाना, एन एसिटिल न्यूरामिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट शुगर है। तो पहली इंटरेक्शन होती है सिलेक्टिन और कार्बोहाइड्रेट के बीच में। अब दूसरी इंटरेक्शन होती है बिटवीन इंटीग्रीन्स एंड ICAM, जो IG सुपर फैमिली को बिलोंग करते हैं, ICAM प्रोटीन्स। यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी इंटरेक्शन इंटीग्रीन्स और ICAM के बीच में हो रही है। जैसे ही अब ये दूसरी इंटरेक्शन हो जाएगी, अब सेल यहां से एंटर कर लेगा। मतलब कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई यहां से एंटर कर लेगा सेल्स, मतलब कि ल्यूकोसाइट जो कि ब्लड वेसल में था वो यहां से अब जहां पर इंफेक्शन हुआ है या इन्फ्लामेशन हुआ है वहां पर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायपेडेसिस। क्या कहेंगे? डायपेडेसिस। और डायपेडेसिस परफॉर्म करती है मेजर लेवल पर न्यूट्रोफिल्स परफॉर्म करती है डायपेडेसिस को। आई बात समझ में? डायपेडेसिस होने के लिए दो इंटरेक्शंस लगती है, पहली इंटरेक्शन सिलेक्टिन कार्बोहाइड्रेट की और दूसरी इंटरेक्शन इंटीग्रीन ICM की। इंटीग्रीन प्रेजेंट रहते हैं ल्यूकोसाइट के ऊपर और ICM प्रेजेंट रहते हैं एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। क्लियर? अब ये बात थी ट्रांजिएंट इंटरेक्शन की, मतलब कि जो कुछ देर के लिए होती है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेबल इंटरेक्शंस की, जो परमानेंट है।
स्टेबल इंटरेक्शंस में पहला है एडेरेंस जंक्शन, जिसमें आप देख सकते हो कि कैडेरिन प्रोटीन इन्वॉल्व है। अब इस डायग्राम से ही पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे, लिखेंगे नहीं। कैडेरिन प्रोटीन इन्वॉल्व है यहाँ पर, और कैडेरिन प्रोटीन ये एक सेल के एक्टिन फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड है और दूसरे सेल के भी एक्टिन फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड है। मतलब कि बीच में है कैडेरिन, इस तरफ है सेल 1, इस तरफ है सेल 2। कैडेरिन कैडेरिन इंटरेक्शन हो रही है, मतलब कि कुछ ऐसे आप लिख लो, कैडेरिन कैडेरिन इंटरेक्शन हो रही है। एक तरफ ये कैडेरिन सेल 2 के एक्टिन फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड है और दूसरी तरफ ये कैडेरिन अगेन एक्टिन फिलामेंट के साथ एसोसिएट है। मतलब कि एक एक्टिन फिलामेंट दूसरे एक्टिन फिलामेंट के साथ कैडेरिन के थ्रू एसोसिएटेड है, और उसी को हम एडेरेंस जंक्शन कहेंगे। वी कैन से दैट इट कनेक्ट्स actin filament of two cells with the help of cadherin. With the help of cadherin, right? This is known as adherence junction. अब उसी तरह नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट कनेक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स of two cells are connected with the help of desmoglein and desmocoline. अब यहाँ पर डेस्मोसोम्स में डेस्मोग्लीन और डेस्मोकोलिन इन्वॉल्व है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। और हम देख सकते हैं कि डेस्मोग्लीन डेस्मोकोलिन ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इधर से इंटरमीडिएट फिलामेंट है और इधर से भी इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो दो सेल्स की इंटरमीडिएट फिलामेंट को एसोसिएट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डेस्मोग्लीन एंड डेस्मोकोलिन। और कुछ यहाँ पर सपोर्टिंग प्रोटीन्स भी है, जैसे कि प्लैकोफिलिन, प्लैकोग्लोबिन। तो आप ऐसा याद रखो कि डेस्मोग्लीन, डेस्मोकोलिन, प्लैकोफिलिन, प्लैकोग्लोबिन, ऐसे डेस्मो और प्लैको वाले जितने भी प्रोटीन्स है वो डेस्मोसोम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट? डेस्मोसोम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, और ये कैडेरिन का टाइप है एक्चुअली। डेस्मोग्लीन, डेस्मोकोलिन, these are the types of कैडेरिन्स। एग्जाम्पल्स है कैडेरिन के, राइट? तो ये है डेस्मोसोम्स। अब हम बात करते हैं टाइट जंक्शंस के बारे में। टाइट जंक्शंस मतलब कि सिलाई मशीन। सिलाई मशीन देखिए ना आपने, सिलाई मशीन, जब दो कपड़े को हम सिलाई करते हैं तो कुछ इसी तरीके से हमको मिलता है रिजल्ट्स, ये ऐसे, राइट? यहाँ पर एक सिलाई मार दी, ये वो सुई यहाँ पर चल गई और अब सुई यहाँ पर चल गई, तो बेसिकली जो गैप्स है उसको हम फिल कर रहे हैं, राइट? तो टाइट जंक्शंस दीज आर इन्वॉल्व्ड in sealing of gaps between two cells, and they prevent passage of molecules and ions. तो ये पैसेज नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ये ऑब्जर्व किए जाते हैं इंटेस्टिनल एपिथेलियम में।
इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। और यहाँ पर कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है? यहाँ पर प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं ऑक्लूडीन, क्लाउडीन एंड JAM, that is junctional adhesion molecules. तो याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। JAM, that is junctional adhesion molecules, कौन सी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं? उसका आंसर रहना चाहिए टाइट जंक्शंस, राइट? टाइट जंक्शंस। Then let us talk about another type of cell-cell interaction, which is gap junction. अब गैप बोले तो एक चैनल रहता है, आप देख सकते हो इधर सेल 1 है, इधर सेल 2 है। तो सेल 1 और सेल 2 के बीच में आपको ये एक चैनल दिख रहा होगा, राइट? ये ऐसा चैनल दिख रहा होगा। तो बेसिकली दो सेल्स के बीच में पाइपलाइन है। सपोज ये सेल 1 है, ठीक है, और ये सेल 2 है। तो दो सेल्स के बीच में कुछ इस तरीके से हमको एक पाइपलाइन दिख रही है, कुछ इस तरीके से। दीज आर नथिंग बट दी गैप जंक्शंस। They are responsible for formation of channels between cytoplasm of two cells. And they provide direct connection between adjacent cells. ये ओपन चैनल्स रहते हैं। गैप जंक्शंस आर ओपन चैनल्स। ओपन चैनल्स मतलब कि ये ऑलवेज ओपन रहेंगे और अलाउ करते हैं एंट्री ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। दे अलाउ एंट्री ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जैसे कि कैल्शियम हो गया, साइक्लिक AMP हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल्स की एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड गैप जंक्शंस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। अब सिनेप्स क्या है ये समझो। सिनेप्स मतलब कि ऐसा एरिया जो दो सेल्स को कनेक्ट करता है। फिर वो केमिकल भी रह सकता है, इलेक्ट्रिकल भी रह सकता है। सिनेप्स मतलब कि अगर दो सेल्स का केमिकल कनेक्ट हो रहा हो तो उसको केमिकल सिनेप्स कहेंगे, और दो सेल्स के बीच में अगर आयंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, तो वो इलेक्ट्रिक सिनेप्स कहा जाएगा। तो गैप जंक्शन ऐसी जगह रहने चाहिए जहां पर क्विक एक्शन रिक्वायर्ड है। क्विक एक्शन मतलब कि एक सेल अगर इंड्यूस हो गया तो सारे सेल इंड्यूस होने चाहिए। जैसे कि कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। हार्ट में साइनो ऑरिकुलर नोड रहता है, ऐसे नोड, जहां से कॉन्ट्रैक्शन की वेव तैयार होती है। तो एक छोटे से एरिया से कॉन्ट्रैक्शन की वेव तैयार होती है और वो पूरे हार्ट मसल में फैलती है। मतलब कि पूरे हार्ट मसल्स एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हार्ट, और अगर यहां से कॉन्ट्रैक्शन की वेव इनिशिएट हुई है तो ये वेव चारों तरफ जाएंगी। तो ये जब वेव चारों तरफ जाएगी तभी जाकर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, और हार्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा जब सारे सेल्स के ऊपर वेव पहुंचेगी। तो वेव पहुंचने के लिए ये सारे हार्ट के सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड चाहिए।
तो वो कनेक्टेड है गैप जंक्शंस के थ्रू। कार्डियक मसल्स ले लीजिए, स्केलेटल मसल्स ले लीजिए, इपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल्स, इन सब में गैप जंक्शंस प्रेजेंट रहते हैं। और गैप जंक्शंस तैयार करने के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड रहते हैं उनको कहते हैं कोनेक्सिन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोनेक्सिन्स, 6 कोनेक्सिन्स, सिक्स कोनेक्सिन्स कुछ इस तरीके से एसोसिएट होते हैं और एक बड़ा चैनल तैयार करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कोनेक्सिन्स हैं जो कि मिलके एक चैनल तैयार कर रहे हैं जिसको हम गैप जंक्शन कहते हैं। और इसी चैनल को आप थोड़ा खड़ा कर दो, इसको ऐसे खड़ा कर दो तो आपको दिखेगा कि ये चैनल बन चुका है, राइट। तो दिस विल बी द कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स। ये यहाँ पर एक सेल इमेजिन करो और ये यहाँ पर दूसरा सेल इमेजिन करो, तो ऐसे गैप बनते हैं दो सेल्स के बीच में। These are gap junctions. Now let us talk about the last cell-cell interaction, which is plasmodesmata. And this plasmodesmata is present in plants. Right? Plasmodesmata is present in plants. Plasmodesmata ये between the plant cells present रहेंगे। Suppose ये एक plant cell है और ये दूसरा प्लांट सेल है, between two plant cells, this is plant cell 1, this is plant cell 2. Between these two plant cell endoplasmic reticulum extend होती है। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल 1 की, यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल 2 की। तो एक सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर आप देख सकते हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये दूसरे सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्लाज्मोडेस्माटा नाम के कनेक्शन के थ्रू एसोसिएटेड है। दिस कनेक्शन इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोडेस्माटा, राइट, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट नहीं रहता। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मोडेस्माटा डेवलप हुए। These are developed for transfer of endoplasmic reticulum through plasmodesmata. तो यहां तक हमने सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन और सेल सेल इंटरेक्शन, मतलब कि ओवरऑल सेल इंटरेक्शन वाला पॉइंट क्लियर कर लिया है। ये टॉपिक यहां पर एंड होता है।